हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रिपेयर किया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वो हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया था। नाउ वी मूविंग फॉर नेक्स्ट फेज दैट इज एनालिसिस फेज। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एनालिसिस की हमने जो बात की थी, तो एनालिसिस का मतलब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद जो हमारे पास डेटा हमने गैदर किया, कलेक्ट किया, उसको एनालाइज करना कि वो डेटा को कैसे फिल्टर करना है, क्या क्या डेटा हमें उसमें से लेना है। सारे डेटा की हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी तो हमने बहुत सारे टूल्स यूज़ करे थे, हमने इंटरव्यूज किए थे, क्वेश्चनरीज यूज़ की थी, वो सारे टूल्स थे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के। उसी तरह से जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्राफिकली टूल भी यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे फर्स्ट आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ टूल्स जो कि एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज डीएफटी। डीएफटी का फुल फॉर्म डेटा फ्लो डायग्राम, जो कि हम बनाते हैं डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए कि डेटा का फ्लो क्या है, सोर्स से लेके पूरा हमारा डेस्टिनेशन तक, स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, इसमें आगे और मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है हमारा फ्लो चार्ट या डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है डीडी, ये होता है हमारा डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी आपको पता है जिसके अंदर हमारे सारे डेटा अबाउट डेटा, जिसे हम बोलते हैं मेटा डेटा, वो सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। सबसे कॉमन टर्म यूज करते हैं हम मेटा डेटा, जो कि हमारा डेटा डिक्शनरी में जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो ऑलरेडी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, जिसमें हम सारी चीजें हम एल्गोरिथम के फॉर्म में नोट डाउन करते हैं। तो वो इंग्लिश के फॉर्म में जो हम एल्गोरिथम में नोट डाउन करते हैं सारी चीजें, वो आएगी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में। उसके बाद हम डिसीजन ट्री बनाते हैं, ये भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें भी मैं आपको इसके सारे टूल्स बताऊंगी कि कौन से टूल का क्या यूज होता है, ट्री कैसे बनाते हैं हम। और उसके बाद हम डिसीजन टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। डिसीजन ट्री की हेल्प से आप डिसीजन टेबल बना सकते हो। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास डेटा है और उसका हमने डिसीजन ट्री बना लिया, उसका हमने फ्लो बना लिया, तो उस ट्री की हेल्प से आप उसको इन टर्म्स ऑफ टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आगे चल के हमें डेटाबेस वगैरह बनाने के लिए काफी यूजफुल होता है, काफी हेल्पफुल होता है। अब मैं बात करती हूँ डीएफडी की। डीएफडी को हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें सिंबल्स यूज होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, वो आपको वैसे एज इट इज ही फॉलो करने हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसमें क्या होता है, एक स्क्वायर सिंबल होता है। मैं इसको यहाँ साइड में मेंशन करती जाती हूँ तो आप उसको देख सकते हो कि कौन कौन से सिंबल हम यूज करते हैं। तो डेटा फ्लो डायग्राम का मतलब जैसे उसे नाम से क्लियर हो रहा है, उसका फ्लो को मेंटेन करते हैं। फ्लो मेंटेन करने के लिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सोर्स और जो होगा हमारा, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं यहाँ पे स्क्वायर। अगर आपको कहीं स्क्वायर सिंबल दिखा और उसके अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सोर्स को, कि उस जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। तो स्क्वायर के अंदर हम दोनों चीजें मेंशन करते हैं, एक हमारा सोर्स और जो लास्ट जब हम इसको बाइंड अप करेंगे पूरे फ्लो को, तो जो डेस्टिनेशन होगा वो भी हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट के लिए हम सर्कल ड्रॉ करते थे। आप लोग को याद होगा कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते थे सिंपल सा, तो उसमें हम जो हमारा सर्कल था उसको रिप्रेजेंट करते थे एज ए स्टार्टिंग सिंबल और एज ए एंडिंग सिंबल। और उसके बाद डायमंड यूज करते थे कंडीशन चेकिंग के लिए, रेक्टेंगल यूज करते थे वेरिएबल्स के लिए। तो ये सारे फिक्स थे। तो फ्लो चार्ट कोई भी हो, चाहे वो 2 नंबर के एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो, सारे आपने ड्रॉ किए होंगे, लेकिन इन सिंबल का मतलब फिक्स था। तो जब भी हम कोई फ्लो चार्ट बनाते थे, अगर डायमंड के अंदर कुछ भी लिखा है, इफ i इक्वल टू 3 देन i प्लस प्लस, इट मीन्स दैट ये लूप के अंदर कोई कंडीशन है। उसी तरह से जब हम डेटा फ्लो डायग्राम मेंशन बनाते हैं तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड सिंबल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड एंड सिंबल। सेकेंड है सिंबल, इसमें यूज करते हैं हम एरो। ठीक है, तो जो एरो होता है, एरो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, जो हम उसमें भी यूज करते थे फ्लो चार्ट में, ये डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। डेटा का फ्लो से मतलब है कि टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम टू अप अप्रोच है। तो एरो का सिंबल जिस तरफ होगा उसके हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर ये है तो सोर्स टू डेस्टिनेशन है, और एरो हमारा बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। तो एरो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें सर्कल। तो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे उसमें सोर्स को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ सर्कल रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को।
सर्कल रिप्रेजेंट द प्रोसेस। क्या प्रोसेस फॉलो हो रही है, वो सारी चीजें जो हमारी होंगी वो हम सर्कल के अंदर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सर्कल रिप्रेजेंट द प्रोसेस। अब कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर में प्रोसेस होती है, सर्कल में सोर्स और डेस्टिनेशन होता था। इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि सर्कल के अंदर हम प्रोसेस लिखेंगे और स्क्वायर के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट, इसमें रेक्टेंगल की जगह पे इन प्लेस ऑफ रेक्टेंगल वी यूज द ओपन रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल होगा बट ये ओपन नहीं होगा, ये ओपन होगा, क्लोज रेक्टेंगल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल होगा हमारा ओपन रेक्टेंगल, ये रिप्रेजेंट करता है डेटा स्टोरेज को, कि जो डेटा हमने लिखा है उसका स्टोर कैसे करना है। ठीक है, डेटा रीसेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें डेटा को रीसेट करना है तो भी इसको यूज करते हैं। तो अब ये सिंबल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्क्वायर किसके लिए यूज होता है, एरो किसके लिए यूज होता है, सर्कल एंड ओपन रेक्टेंगल। ठीक है, ओपन रेक्टेंगल इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा और रीसेट द डेटा। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी होगा उसके हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब ये चार सिंबल ही बेसिकली इसमें यूज होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो हम चार चीजें मेंशन करते थे। एज फॉर अगर आप फ्लो चार्ट से इसको रिलेट करके देखेंगे तो स्टार्टिंग सिंबल और एंडिंग सिंबल, सेकेंड फ्लो ऑफ डेटा और थर्ड वन इज द कंडीशन। जो भी प्रोसेस जिसको यहाँ नाम दिया गया प्रोसेस, यहाँ पे आप कंडीशन, और उसके बाद डेटा स्टोरेज। यही चार चीज होती है। तो ये चार सिंबल हम डेटा फ्लो डायग्राम के लिए यूज करेंगे, जिसको हम डीएफटी के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके एक एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देखो इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे एक सिस्टम ड्रॉ करना है और कुछ नोट्स है उसके अंदर, ये मैं आपको ट्री के हिसाब से एक रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैं कस्टमर हूँ, तो कस्टमर क्या हुआ, सोर्स होगा या डेस्टिनेशन होगा। तो उसके लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, कस्टमर हो गया ये सपोज, तो ये सोर्स है डेस्टिनेशन में जाएगा। सपोज दैट ये हमारा सोर्स है, तो ये किसके अंदर जाएगा, स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब इस तरफ जैसे हमारा कस्टमर की इंफॉर्मेशन की जो भी फाइल्स हैं, ठीक है, वो भी क्या किसमें जाएंगी, सर्कल के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, एरो रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लो को। ठीक है, तो एरो के थ्रू हम फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे सारी प्रोसेस आएंगी। मान लो कस्टमर कुछ ऑर्डर करना चाहता है तो यहाँ पे उसका ऑर्डर प्रोसेस होगा। ठीक है, ओपन रेक्टेंगल मैंने बताया था किस लिए यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे उसकी बुक्स, जो भी उसने बुक्स ऑर्डर की हैं, उसकी इंफॉर्मेशन की फाइल्स वो यहाँ पे स्टोर कर सकता है अपनी। ठीक है, और उसकी जो भी इनवॉइस वगैरह जनरेट कर सकते हैं वो सारी किस में जाएंगी, प्रोसेस में, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो ये एक प्रोसेस हो गया, डेटा का फ्लो हो गया। और यहाँ से जो भी वो क्रेडिट कर रहा है, जो भी चेक वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है यहाँ पे, वो सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। अब इसमें सारे सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ये जो एरो है ये डेटा के फ्लो को दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस को दिखा रहा है, और ये दोनों जो सोर्स और डेस्टिनेशन को दिखा रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये हम नोड के फॉर्मेट में, इसके न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे, तो आप उसको नोड के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोड ए बी सी, उसको इस तरीके से नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम नोड्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब डीएफडी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो था डेटा डिक्शनरी, जिसको मैंने बताया था मेटा डेटा, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ही होता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड ये करता है कि जो भी डेवलपर यूज कर रहा है वो किसको यूज करना चाहता है, वो डीएफडी यूज कर रहा है, वो डिक्शनरी। आप कोई सा एक टूल भी यूज कर सकते हो या एक से ज्यादा टूल्स यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सबसे ज्यादा कॉमन यूज जो होता है वो होता है हमारा डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफटी। उसके बाद डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल भी काफी यूज होते हैं, क्योंकि वो आगे डेटाबेस को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। डेटा डिक्शनरी में बेसिकली डेटा स्टोर होता है, तो ये स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, आफ्टर डीएफडी नेक्स्ट हमारा है डेटा डिक्शनरी। ठीक है, ये भी एनालिसिस का ही पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा एलिमेंट, तो डेटा एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट जो है ये एरो रिप्रेजेंट द डेटा फ्लो। ठीक है, और जो सेकेंड है हमारा वो है डेटा स्ट्रक्चर। वन बाय वन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद डेटा का फ्लो और डेटा का स्टोर।
अब देखिए आप, जब भी हम डेटा एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट इज अ सिंगल एंटिटी, तो जब भी एलिमेंट होता है तो इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, डेटा की स्मॉल यूनिट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डेटा के एलिमेंट्स चाहिए, जो भी डेटा हमने लिया है उसके एलिमेंट्स हम इसके अंदर चाहिए। सेकेंड, इसके अंदर हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी डेटा जा रहा है वो सिस्टम के अंदर एज ए किसी न किसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था ना, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट जो भी बनते हैं, क्योंकि जब हमारे एंड से हमने डेटा स्टोर कर दिया लेकिन सिस्टम उसको किसी न किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही अपने अंदर, जो एसएमसी में अरे पढ़ा था ना, तो अरे में क्या यूज किया था, डेटा स्टोरेज के लिए होता था। तो इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो वो सारी चीजें इसके, क्योंकि ये डेटा को स्टोर कर रहा है तो डेटा स्ट्रक्चर की मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी की हुई। तो डेटा स्ट्रक्चर में इसलिए हमने इसको बोला ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट, यानी कि स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा एलिमेंट और ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स की फॉर्म में जाएगा और यहाँ पे ओवरऑल डेटा का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो ये भी सेकंड यूनिट है इसकी। थर्ड वन है डेटा फ्लो, तो जब डेटा स्ट्रक्चर बन गया तो उसका हमें फ्लो, डेटा का फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा डेटा का फ्लो, इसको भी मेंटेन करता है एज वेल एज डेटा के स्टोरेज को भी मेंटेन करता है। अब वहां पे क्या बन रहा है डेटा स्ट्रक्चर, वो प्री डिसाइडेड नहीं होता है, वो अकॉर्डिंग टू डेटा हम वहां पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा के स्ट्रक्चर के ग्रुप में दोनों चीजें मेंटेन हो सकते हैं, डेटा का फ्लो भी और डेटा का स्टोरेज भी। अब डिपेंड करता है वहां पे ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है या वहां पे लिंक लिस्ट बन रही है, वो डिपेंड कर रहा है कि डेटा का जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में जा रहा है, उसके यूज क्या है, उसका एक्सेस कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर हमें टॉप ऑफ द स्टैक एक्सेस करना है तो हम स्टैक मेंटेन करेंगे, अगर हमें लग रहा है कि बोथ डायरेक्शन में फ्रंट और रेयर दोनों साइड से हो रहा है तो क्यू मेंटेन होगा, तो वो सारी चीजें होंगी। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर की हैंडल जो होगा वो डेटा डिक्शनरी के अंदर होगा। डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वहां पे डेटा स्ट्रक्चर का कुछ यूज नहीं हो रहा था, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर ही यूज होगा, ठीक है। तो ये डेटा डिक्शनरी के बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टेबल, या फिर हम कर सकते हैं ट्री वाला पोर्शन जो था ना हमारा, डिसीजन ट्री। तो दो क्लियर हो गए, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी। अब मैं आपको बताती हूँ ट्री कैसे बनेगा, डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री जब भी हम बनाएंगे तो उसमें भी इसी तरीके की चीजें होंगी कि जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं उसमें किसको लेना है, क्या कैसे एक्सेस करना है, उस सब के लिए हम एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके बिहाफ पे हम उसको बाद में टेबल के फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिसीजन टेबल, ठीक है। जब भी हमारा डेटा जो है एलिमेंट वो डिफाइन हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाती हूँ। जैसे कि मैं मान लो ये एक डिसीजन ट्री बनाती हूँ, फिर उसको आप रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। डिसीजन ट्री बना रहे हैं, इसमें क्या होता है, मान लो हम एक बुक स्टोर पे गए, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा बुक स्टोर है, एक होता है हमारे बुक स्टोर पे जाके हम कोई बुक्स ले रहे हैं, एक मान लो हमारी खुद की इंडिविजुअल लाइब्रेरी है, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया मान लो डिस्काउंट, ये मैं फील्ड्स आपको पहले बता दे रही हूँ कि ये हो सकता है, एक तो हो सकता है हमारा डिस्काउंट, एक हो सकता है कस्टमर टाइप, ठीक है, डिस्काउंट ये फील्ड हो सकती है हमारी, ठीक है। और साइज ऑफ ऑर्डर के, जो भी हम बुक ऑर्डर कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो उसका एक जनरिक टर्म मैंने दे दिया साइज ऑफ ऑर्डर, कि क्या ऑर्डर देना चाह रहा है। तो ये तीन फील्ड होगी हमारी, कस्टमर का टाइप, साइज ऑफ ऑर्डर और डिस्काउंट, क्या कई बार डिस्काउंट चल रहा है तो क्या चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, डिस्काउंट की अपनी पॉलिसीज होंगी, हर बुक स्टोर की अपनी पॉलिसी रहेगी कि वो किस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बुक स्टोर की अपनी होगी, और अगर किसी का इंडिविजुअल है या लाइब्रेरी है तो उसकी अपनी अलग अलग पॉलिसीज होगी। तो बुक स्टोर वाला मान लो दे रहा है आपको, अगर वो 6 और ज्यादा, उससे ज्यादा अगर आप बुक परचेज कर रहे हो तो वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है आपको, ठीक है। और अगर आप लेस देन 6 कर रहे हो परसेंट परचेज, तो उसने बोला है तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो जो आपको एक्चुअल प्राइस है उसी पे लेना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल के पास जा रहे हो या किसी इंडिविजुअल बुक के शॉप के पास जा रहे हो, उसकी अपनी पॉलिसीज होंगी, वो ये बोल रहा है कि अगर आप 50 ले रहे हो या उससे ज्यादा ले रहे हो तो मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। अगर आप इससे कम ले रहे हो, 20 ले रहे हो, से 49 तक ले रहे हो, तो मैं आपको 10% दे दूंगा।
अगर आप ले रहे हो इससे कम ले रहे हो 6 to 10%, 10 ले रहे हो तो मैं आपको 5% दूंगा। लेकिन अगर आप 6 से कम ले रहे हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये सबकी अपनी अपनी टर्म्स कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से हम एक ग्राफिकली बना सकते हैं कि क्या है कैसा है। अब इसको आप कोड के फॉर्म में लिखोगे, वो हम लिखेंगे कोडिंग सेक्शन में, लेकिन सबसे पहले हमें एक इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बता दिया, अब इसकी जगह कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे फील्ड्स हमारे हिसाब से जो भी हो सकती हैं, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फील्ड चेंज हो सकती है उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे जो हम क्या ऑफर कर रहे हैं ये हमारी इंडिविजुअल पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ड्रॉ करने का पैटर्न क्या होता है, आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे इसको। अब इसको टेबल के फॉर्म में करना होता है तो इसको इसके थ्रू आपको टेबल बनाना बहुत इजी हो जाता है कि यहाँ पे डिस्काउंट ये हो गया, इतने से इतना इस कॉलम में जाएगा, डिस्काउंट इतने से इतना होगा तो इस कॉलम में जाएगा, तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। इन द फॉर्म ऑफ, इसको मैं पैराग्राफ के फॉर्म में लिखूं, सारी रिक्वायरमेंट को एक पैराग्राफ बनाऊं कि इफ इज दिस 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 तो 25% ये, तो आपको उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है एक ट्री के फॉर्म में और ट्री के बाद टेबल के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हो, लेकिन जब वो ग्राफिकली कन्वर्ट होता है तो उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो सकता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा तीनों चीजें, डेटा फ्लो डायग्राम कैसे कैसे ड्रॉ होगा, उसके बाद डेटा डिक्शनरी में स्टोरेज से रिलेटेड, और डिसीजन ट्री में हम कैसे डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सी बुक परचेज करनी है, कितने % उस पर करनी है, ठीक है। तो जो भी जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम परचेज कर सकते हैं। ये यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसका एक काम करती हूँ, उसका टेबल का भी एक फॉर्मेट बना देती हूँ एज ए ग्राफ, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो, तो आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अब डिसीजन टेबल बताती हूँ मैं आपको, टेबल के फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन टेबल। इसको मैं पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ बनेगा कैसे। जब भी हम डिसीजन टेबल की बात करेंगे तो ये क्या होता है, दो टाइप में होता है। एक होता है इसमें एंट्री, एक होता है स्टब। दो वर्ड्स आपको यूनिक सुनने को मिलेंगे, एक होगा इसमें स्टब, ठीक है, एक होगा एंट्री। जैसे हम बोलते हैं ना कि टेबल में एंट्रीज फिल करनी है, तो वो उसी रिगार्डिंग एंट्रीज, ठीक है। बस स्टब को भी दो कंडीशन में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, और एंट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। स्टब में जाएगा दो तरीके, एक तो हो सकता है कंडीशन वाला, जो भी हम कंडीशन है कंडीशन स्टब, एक हो सकता है हमारा एक्शन स्टब, कि हमें क्या एक्शन लेना है, किस कंडीशन में किस तरीके से एक्ट करना है। एंट्री की जब हम बात करते हैं तो एंट्री भी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है आपकी कंडीशन वाली एंट्री, जो हम कंडीशंस देते हैं ना लूप्स वगैरह में, तो कंडीशन एंट्री, और नेक्स्ट हो सकता है हमारा स्टब एंट्री। इस तरीके से, क्योंकि जब हम लूप्स वगैरह लगाते हैं ना तो इफ एल्स का जो आता है ना, इफ ये लूप जो है, इफ आई इक्वल टू 3 देन आई प्लस प्लस, तो ये इफ देन वाली जो कंडीशंस होती है ना, वो कंडीशंस वही कंडीशंस है, ठीक है। इसको ग्राफ के फॉर्मेट में लिख दिया। जब आप इसको कोड करोगे तो आप इसको लूपिंग के फॉर्मेट में अपने हिसाब से जो भी प्रोग्रामिंग आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से ये कंडीशन स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे। सी लिख रहे हैं तो सी के जो भी स्टेटमेंट है वो फॉलो होंगे। अगर हम सी कोई भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप फॉलो कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टर्म लिखा है कंडीशन। कंडीशन लिखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे होगे। अब जो हमने वो बनाया था टेबल, उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हो कि इफ जो हमने लिखा था, जैसे कि जो 6% से कम थे उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, तो हम कैसे कंडीशन बना सकते हैं, कस्टमर इज गो फॉर बुक स्टोर, उसके बाद अगर वो 6 कॉपी ले रहा है देन नो डिस्काउंट, तो वो एल्स लूप के अंदर चला जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन 6 वैल्यू हो रही है तो डिस्काउंट एप्लीकेबल 25%। तो इसको फिर आप कोड के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो हमने ट्री बनाया था उसको फिर आप जब कोड करोगे तो आप कंडीशंस में उसको कन्वर्ट करोगे। इफ एल्स भी लग सकता है, लूप फॉर भी लगेगा, जो भी कंडीशन है वहां पे स्विच स्टेटमेंट भी लग सकता है। जो नेक्स्ट वाला पोर्शन था ना, जो हमने बोला था सेल्फ और लाइब्रेरी वाला था, उसमें एक से ज्यादा कंडीशन थे, पहले वाले में 2 ही थे। अगर आप 6 से प्लस लोगे तो 25, 6 से लेस नो डिस्काउंट, तो वो तो इफ एल्स में चला जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट इंडिविजुअल वाला था ना, उसमें 2-3 कंडीशन थी, 25% था, फिर 10% था, फिर 5% था,
इस तरीके से था, तो ये स्विच स्टेटमेंट में भी जाएगा, इफ देन इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सारी चीजें कि सारे मैंने टर्म्स एक्सप्लेन किए आपको, डीएफडी, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल। आप इसमें से डिपेंड करता है कि डेवलपर किससे ज़्यादा फेमिलियर है, वो किससे ज़्यादा इजी है, वो उसको मेथड को यूज़ कर सकता है। मेन चीज़ है हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाना है, यानी कि कोडिंग करने से पहले हमारे पास एक रफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ओवरऑल रिक्वायरमेंट का। जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर की थी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले रफली हम बना दिया, एक फ्लो बना दिया, उसके बाद हम कोडिंग सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, या डिजाइनिंग सेक्शन पे जाएंगे तो हमारे पास उसका एक रफ आइडिया के लिए हम ये सारी चीजें बनाते हैं, जो फ्लो चार्ट बनते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे डिजाइन वाले मेथड्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो हम डिजाइन करेंगे ना, तो डिजाइन हमें किस तरीके से करना है, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, उसके टर्म्स, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको अभी जो एनालिसिस के टूल बताए हैं वो आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। और एनालिसिस फेज यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने इंफॉर्मेशन ली उसका हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया है, यहाँ तक का हमारा काम रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट फेज में हम एंटर करेंगे जो होगा हमारा डिजाइन फेज और उसके साथ साथ कोडिंग। ठीक है, तो डिजाइन करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।